फलों के राजा आम की उन्नत बागवानी के तहत आपने पिछले भागों में जाना बागवानी के लिए खेत का चुनाव, आम के उन्नत प्रभेदों का चयन, आम के वृक्ष लगाने की विधि और खाद और उर्वरकों के व्यवहार के बारे में। आइए किसान भाइयों, इस भाग में हम आपको बताते हैं कि आम की बागवानी में आप आम को कीटों से कैसे बचाएं। आखिर आम को कीटों से बचाने के लिए कौन कौन से कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन से कीटों का प्रभाव अक्सर आमों पर देखने को मिलता है। आइए इससे जुड़ी बातें जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। अब बागों की स्थापना के साथ एक चीज़ और ध्यान में देने की है। मैंने कभी भी ये चर्चा नहीं की है कि आप लगाते वक्त गड्ढे की भराई जब कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का कीटनाशक का उपयोग करें। खास करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं, बड़ी अपने गौरव के साथ बताते हैं कि साहब हमने तो उसमें थायमेट डाला है और ये किया है। बिल्कुल थायमेट का प्रयोग नहीं करना है। थायमेट का प्रयोग यदि आप करते हैं तो पौधों का जो वानस्पतिक विकास होता है और फिर जब फल लगते हैं तो उसकी गुणवत्ता क्षीण होती है। इसलिए कभी भी किसी परिस्थितियों में थायमेट का प्रयोग फल वृक्षों में नहीं करना है। जब भी ये करना हो तो दूसरे तरह के कीट अपरोधी जो भी उपादान मिलता हो उसका आप व्यवहार करें और उससे आप अपने कीटों को बचाएं, उससे आप अपने पौधों को बचा लें ताकि कीट उसमें न लगें। लेकिन आप थायमेट का प्रयोग ना करें, चाहे थायमेट हो, चाहे फोरेट हो, चाहे थायमेट 10G हो, ये सब चीज़ों का आप प्रयोग ना करें। उसके जगह पर आप फॉलीडॉल डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके तरल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कीटों से ही बचाना है तो उसके दूसरे उपाय कर सकते हैं। आजकल तो जो जैविक इसमें हम चाहते हैं तब वहाँ पर वर्मीवाश का इस्तेमाल करते हैं। वर्मीवाश में आपका 1 लीटर वर्मीवाश 10 लीटर पानी के लिए, मतलब 1 लीटर वर्मीवाश, 1 लीटर गौमूत्र और 8 लीटर पानी, ये 10 लीटर का जब आप घोल बना के तैयार करते हैं तो इससे एक पौधे में जो शुरुआत के दिनों में 200 से 250 ml केवल चाहिए वो लिक्विड, जो कि आपके उस छोटे से पौधे को वो बचा सकता है। ऊपर में किसी भी तरह का कीटों का प्रकोप नहीं होगा। इसी का यदि आप कीट लगे या ना लगे, इसी का यदि इस्तेमाल आप धीरे धीरे करते रहें, बीच बीच में दूसरे भी तरह का कोई भी तेल, नीम तेल युक्त कोई भी कीटनाशक ला के ये करें ताकि प्रतिरोधी क्षमता उसमें कहीं से उत्पन्न ज़्यादा नहीं हो जाए। और हमेशा बदलते रहने से क्या होगा कि आपके कीटों का जो संख्या है वो कमेगी और धीरे धीरे वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगी और आपके पौधे स्वस्थ और कीटाणुओं से बिल्कुल वो मुक्त रहेंगे। किसी तरह के कीट का प्रकोप नहीं होगा। इस तरह से आप अपने को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जाना आपने आम में लगने वाले कीटों के बारे में, इसकी पहचान और निदान के बारे में। आइए अब आगे की बात करते हैं पौधों की देखभाल। जी हाँ, फलों के राजा आम को शुरुआत में काफी ध्यान देने की जरूरत होती है। इसकी देखभाल पहले वर्ष से ही करते रहना चाहिए। इसके लिए बरसात खत्म होने के तुरंत बाद अपने बागों में घूमकर आपको गौर से देखना चाहिए कि कहीं कोई पौधा रोग या कीट से ग्रसित तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ शक हो तो तुरंत आप आम से जुड़े हुए किसी विशेषज्ञ से आपको राय लेनी चाहिए। आइए इससे संबंधित और भी राय हम जानते हैं अपने आम के विशेषज्ञ से ही। जब आपके नए बाग लग गए तो अब उसकी देखरेख आपको करनी है। तो देखरेख कब से करेंगे? देखरेख हमें प्रथम वर्ष से ही करना है। और प्रथम वर्ष का मतलब हो गया कि जब आपने शुरुआत की कि आपने पौधे लगा लिए और ये पौधे आपके जुलाई अगस्त में लग गए। जैसे ही बरसात खत्म होती है, मतलब हम बात कर रहे हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने की, सितंबर अक्टूबर के महीने में आप किसान भाइयों ध्यान दें, आप विधिवत पूरे बाग में घूम के एक एक पौधे का मुआयना करें कि उसमें किस तरह की कोई कीटों का प्रकोप तो नहीं है, कोई और फफूंद जनित कोई रोग तो नहीं है और कुछ है। जो भी चीज़ आप देखें और यदि लगे कि वो सामान्य से कुछ भिन्न है तो तुरंत आप इसकी जानकारी
जो स्थानीय वैज्ञानिक हो या आसपास में ये हो, या आप दूरभाष पर भी बात कर सकते हैं वैज्ञानिकों से। यदि आप नज़दीक में हैं तो आप हमारे संस्थान में आके, विश्वविद्यालय में आके उद्यान विभाग में बात कर सकते हैं। जिससे भी संभावना हो, यदि आप संभव समझते हो कि आप द्वारा ही उसका निदान हो सकता है तो आप कर लें, अन्यथा तुरंत आप संपर्क करें और उसका निदान कराएं। अब बात आती है आम के बागों में पोषक तत्व के प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, आपको रसीले और बढ़िया गुणवत्ता के आम मिलें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आम के बागान में पोषक तत्व प्रबंधन ज़रूर करें। क्या है ये पोषक तत्व प्रबंधन? इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं? आइए जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। दूसरी बात है कि उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। पहले तो आपने गड्ढे भराई के समय में दी है, लेकिन गड्ढे भराई के बाद भी उसमें कुछ उपरिवेशन करनी है पोषक तत्वों का, इसलिए कि उसका वानस्पतिक वृद्धि अच्छा हो। इसलिए हमेशा आप ध्यान दें कि कुछ न कुछ उसमें पोषक तत्व दे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे भी पोषक तत्व हैं, जबकि ज़्यादा बारिश होंगी तो धीरे धीरे लीच हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता थोड़ी क्षीण हो जाएगी। तो उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूरक मात्रा के लिए आपको कहीं से कहीं तो उसमें पोषक तत्वों को डालना है। और उस डालने के लिए हम यदि बात कर रहे हैं कि हम जैविक कृषि करने जा रहे हैं, तो आप शुरू से ही किसी भी तरह के रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करेंगे। यदि आप रसायनों का ही व्यवहार करना चाहें, तब आप क्या करेंगे वो सुने। उस समय में 100 ग्राम नत्रजन क्रियाशील अवयव की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब यदि आपको यूरिया से देना हो तो उसका करीब करीब आप 210-220 ग्राम तक आप यूरिया दें, क्योंकि उसमें 46% होता है। और 100 नत्रजन की बात मैं कर रहा हूँ तो उसको 225 ग्राम यदि आप देते हैं तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और स्फुर वो हमें 75 ग्राम देना है। तो यदि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट से देते हैं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में उसकी 16% मात्रा होती है क्रियाशील अवयव की। तो उस स्थिति में आप 500 ग्राम देंगे, 16×5 = 80। तो उसमें 5 ग्राम ज़्यादा भी होने से कोई दिक्कत नहीं, ये प्रारंभिक अवस्था में दी जा सकती है। और पोटास के हमें 100 ग्राम देने हैं, मतलब उसमें 60% मात्रा होती है। यदि आप 150 ग्राम दे दें तो 90 ग्राम हो जाता है। तो 90 ग्राम भी यदि होता है तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, आप 90 ग्राम ही दे दें। यदि आपको उस रूप में देना है तो 225 ग्राम या 200 ग्राम ही यूरिया दें, आप 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट दें और 150 ग्राम आप पोटास दें। ये प्रथम वर्ष में पहला जो आप पोषक तत्वों का उपरिवेशन करेंगे। और उसके साथ साथ सड़े हुए गोबर का 5 किलो आप उसमें उपरिवेशन करने के समय में मिलाएंगे और उसको दे के सिंचाई करेंगे। यदि उसमें नमी बनी हुई है तो फिर भी थोड़ी सी हल्की सिंचाई करके और ऊपर से किसी भी तरह का कोई आच्छादन कर दें, ताकि उसका जो नमी है वो वाष्पीकृत नहीं हो, वो नमी बहुत दिनों तक उसमें संयोजित रह जाए। और उस नमी को बचाने के लिए आप उस पर कोई भी तरह का आच्छादन कर दें, जिसको कि आप अंग्रेजी में मल्च कहते हैं और हम उसको कहते हैं कि आप उसको आच्छादित कर दें, ताकि उसकी नमी उसमें ज़्यादा दिनों तक बनी रहे। और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको देखें कि उसमें क्या करना है। जब आप सितंबर-अक्टूबर में दे देंगे तो फिर बरसात शुरू होने से पहले, मतलब अप्रैल और मई के महीने में, वही मात्रा, उतनी मात्रा की पुनरावृत्ति फिर से करनी है और उसको बढ़ाना है। ये आपका दूसरा साल का प्रारंभ हो चुका है। फिर बरसात खत्म होने के बाद जो आपका सितंबर-अक्टूबर का महीना आएगा, उस समय में इसी मात्रा की दूनी मात्रा एक पौधे के लिए होगी। सारी चीज़ें 2 गुनी हो जाएंगी। यदि कंपोस्ट 5 किलो था तो वो 10 किलो हो जाएगा। यूरिया जब 200 ग्राम दे रहे थे तो 400 ग्राम हो जाएगा। 500 ग्राम जब हम सिंगल सुपर फॉस्फेट दे रहे थे तो वो 1 किलो हो जाएगा। और फिर उधर जो पोटास हम दे रहे थे, जहाँ 150 ग्राम दे रहे थे, वो 300 ग्राम हो जाएगा। ये उसकी मात्रा जो है बढ़नी है। और बढ़ने के बाद अमूमन 4 से 5 साल तक इस मात्रा को आप इसी रफ्तार में बढ़ाए जाएंगे। एक बार जो पहली बार देंगे, दूसरी बार वही मात्रा, तीसरी बार जो देंगे, चौथी बार वही मात्रा, 5वीं बार जो देंगे, छठी बार वही मात्रा। छठी बार का मतलब हुआ आप तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं। इसी तरह से छठी बार
उसके बाद 7वें बार जो देंगे, 7वां बार और 8वां बार जो है वो वही मात्रा होगी। ये आप चौथे साल में प्रवेश कर गए। फिर 8वें मात्रा को जो आपने दिया, 9वां में आप वही मात्रा की 2 गुनी मात्रा देंगे और 9वां और 10वां एक जैसा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे फल वृक्षों में कुछ फूल आना शुरू हो जाएंगे, कुछ फल आएंगे। और उस समय में यदि नए फूल आते हैं और आपके पौधे का यदि वानस्पतिक वृद्धि उतना अच्छा नहीं हुआ है तो उस साल फूल को तोड़ दें, दूसरे साल फूलों को आने के लिए आमंत्रित करें। और इसी तरह से 10 साल तक जब आप मेंटेन करेंगे तो 10 साल के बाद आपके जो फल वृक्षों की वानस्पतिक वृद्धि है इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसमें जो फलन होगी वो काफ़ी व्यावसायिक फलन है और उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, जाना आपने पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अब बात करते हैं पौधों के कटाई छटाई के बारे में। अगर आप पौधों को बौना आकार देना चाहते हैं तो इसके लिए कटाई छटाई बहुत जरूरी है, जिससे कि पौधों की देखरेख में सहूलियत हो और साथ ही साथ आप आसानी से फलों की तुड़ाई भी कर पाएं। यही नहीं, वृक्षों के सभी भागों में सूर्य की रोशनी भी आसानी से मिले, इसके लिए कटाई छटाई जरूरी है। इस बीच में आपको थोड़ी सी और ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ये है कि उस बाग के जो भी पौधे लगे हैं उन वृक्षों को शुरू में जो आपने नहीं किया है बाद में उसको इस तरह से करें, क्योंकि अब हमारे लिए एक तकनीक आई है कि हम उसको ट्रेनिंग प्रूनिंग करके इस तरह से वृक्षों का आकार दें कि वो ज़्यादा लंबा नहीं हो और उसका फैलाव चारों तरफ ज़्यादा हो, ताकि आप ज़्यादा लंबे गाछ में चढ़ के फलों को तोड़ने की जो परंपरा है वो अब आदमी मिलते नहीं हैं। यदि आप दूर से तोड़ते हैं फलों को तो फल आपस में लड़के और उसमें जो एक घाव उत्पन्न होता है जिसको मैकेनिकल इंजरी हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसको यदि आप रख दें तो सबसे पहले वो सड़ना शुरू हो जाता है। और ये संभव नहीं है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको आप कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन क्या है कि पेड़ों से फलों को तोड़ना, एक एक फल को आप तोड़ के नहीं कर सकते हैं, काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी आदमी की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम पहले से ही ट्रेनिंग प्रूनिंग ऐसा करेंगे कि नीचे से 3 फीट तक, मतलब 1 मीटर तक किसी भी तरह का जो ब्रांच है उसको हम नहीं फैलने देंगे। उसके बाद से काटेंगे और जो शीर्ष भाग है उसको काट के हम हटाते रहेंगे ताकि बगल के उसमें जो टहनियाँ हैं वो निकलती रहें और वो फैलती रहें, और उन्हीं टहनियों को हम ज़्यादा प्रश्रय देंगे कि वो फैल के और आपके लिए अच्छे से, क्योंकि जब टहनियाँ फैलेंगी बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी तो सूरज की रोशनी भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जब सूरज की रोशनी मिलेंगी तो उसमें उसके पोषक तत्व की भी जो उपलब्धता है वो ज़्यादा होगी, कीट व्याधि का प्रकोप थोड़ा कम होगा और आपके फल वृक्षों की जो वानस्पतिक वृद्धि है वो काफ़ी अच्छी होगी। और उसमें आपको फिर क्रमानुसार जब कभी भी कोई आवश्यकता होती है तो उसमें कभी आपको कुछ जैविक खाद देना पड़ेगा या कोई बायो फर्टिलाइजर्स देना पड़ेगा, या उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपरिवेशन करना होगा ताकि उसमें जिन चीज़ों की कमी हमें पता चले उसको हम पूरी कर दें, तो उसका वानस्पतिक वृद्धि और उसके जो फलन हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण वाले आपके फल होंगे। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातों पर किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। आप बिल्कुल ही निपुण किसान हैं, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें बागवानी कैसी करनी है। मैंने सिर्फ इतनी बातें इसलिए बताई आपको कि यदि उसमें कहीं ऐसी चीज़ छूट रही हो जो कि आप नहीं करते हैं और उसमें यदि मैंने वो बात कही है तो उसको आजमा के आप देखें कि उससे आपको लाभ मिलता है कि नहीं। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो किसान भाई, जाना आपने आम के साथ अंतर्वर्ती खेती के बारे में। अब बात आती है सिंचाई के बारे में। आम के बागों की सिंचाई के लिए
पाइप या नाला बनाकर सिंचाई करना बेहतर होता है। और सिंचाई के वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि एक एक कर पौधों की सिंचाई हो। इसके लिए एक पौधे की क्यारी में पानी भर जाए तो पाइप या नाला बंद कर दूसरे पौधे में सिंचाई करना चाहिए। वैज्ञानिक बताते हैं कि इससे दो फायदे होते हैं, एक तो पानी की बचत और दूसरी, एक पौधे में अगर रोग लगे हों तो दूसरा पौधा उससे आक्रांत होने से बच जाता है। जब पौधे में फूल यानी मंजर आने लगे तब उस समय सिंचाई बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सिंचाई से संबंधित तमाम पहलुओं पर आइए विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। पौधों के आपके यहाँ जो उपलब्धता है, कभी तो आप बिल्कुल पानी को इस तरह से उत्प्लावित कर देते हैं कि चारों तरफ बाग में पानी जो भर जाता है। तो क्या हुआ कि जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा पानी मुझे मिला, पानी का नुकसान हुआ। और उसमें दो नुकसान और होते हैं। यदि गलती से कहीं पर किसी भी पौधे को किसी भी तरह के रोग से आक्रांत आपने पाया है और पानी यदि हुआ तो वो संक्रमण दूसरे पौधे में भी वहाँ से चला जाएगा, तो जो प्रभावित नहीं था वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो हमेशा आप कोशिश करें कि वो नाली से पानी को पटाएं और उसको चेक बंद से, मतलब एक गाज यदि आपका पूरा भर जाता है तब फिर पानी को आप बढ़ाएं, इसको रोकें और तब फिर दूसरे को ये करें। तो उससे क्या है कि पानी का जो विनाश है, पानी का जो नष्ट होने की परंपरा है वो कम हो जाएगी। और जहाँ पर कि पानी की सुविधा कम है और आप संपन्न हैं जो कि ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं, जो अभी सिंचाई की सूक्ष्म प्रणाली है, उसमें पौधों को कितनी पानी की ज़रूरत एक दिन में पड़ती है उतने पर ही यदि हम उसको फिक्स कर दें। सबके अलग अलग अनुसंधान हो चुके हैं, बहुत जगह अभी उसको अनुशंसित किया गया है, बहुत जगह नहीं किया गया है। एक अनुमानतः उसमें उतना पानी दिया जा सकता है ताकि उसकी वानस्पतिक वृद्धि काफ़ी अच्छी हो और उसमें आप उस पौधे को अंदाज से दे सकते हैं कि हमको कब कितना पानी देना है, नहीं देना है। कुछ ऐसे समय हैं जबकि पानी का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, वो है कि जब फूल निकलता है, फूल निकलने के समय में आप पानी का बिल्कुल ही प्रयोग ना करें, कोई सिंचाई नहीं करें। जब फूल से फल बन जाए, फल लग जाए और उसका आकार मटर के दाने से बड़ा हो जाए, उसके बाद से आप नीचे में भी उसका सिंचाई करने का प्रबंध करें और यदि संभव हो सके तो ऊपर से फव्वारे से भी सिंचाई करें, कृत्रिम वर्षा करते रहें ताकि उसकी जो डंठल है, फल की जो संधि स्थल है, जिस डंठल से फल जुड़ा हुआ है, उस डंठल में हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीन, मतलब उसमें जो लसलसा पदार्थ है वो यदि ज़्यादा मजबूत होगा तो फल आपके उस डंठल से जुड़े रहेंगे। यदि वो ज़्यादा मजबूत नहीं है तो फल का गिरना निश्चित है, क्योंकि वो भार नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है, इसलिए वो फल गिरेगा ही गिरेगा। और फल यदि गिरता है तो आपका उतना नुकसान होता है। इसलिए हमेशा यदि संभव हो सके तो ऊपर से आप पानी का बौछार कर सकते हैं ताकि वो सिंचाई हो और वो आपके फल वृक्षों के लिए और फलों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और हमारा माध्यम, जिस माध्यम से आप ये देख रहे हैं वही है, और आपसे संपर्क जोड़ना हमारा प्रथम उद्देश्य है। आपको कहीं पर किसी तरह की और भी विशेष जानकारी बाग को लगाने में चाहिए तो उस जानकारी के लिए हम लोग आपके सहायतार्थ बैठे हैं। हमारी सारी तकनीक आपके लिए है, बगैर आपके हमारी इस तकनीक की कोई पूछ नहीं है, क्योंकि आप सही माने में इसको इस धरा पर, इस ज़मीन पर वस्तु रूप दे के ये बता सकते हैं कि हाँ ये अनुसंधान है और उस अनुसंधान का प्रतिफल ये है। इसीलिए आप किसान भाइयों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप जब भी बाग लगाएं तो उन सारी बिंदुओं पर ध्यान दें जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, और इन सारी बिंदुओं पर ध्यान देकर यदि आप बाग लगाते हैं तो हम कहते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छे बाग का सृजन होगा और उससे आपको अधिक से अधिक फायदे मिलेंगे। धन्यवाद। किसान भाई, अगर आप आम की बागवानी कर रहे हों तो इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, आम के वृक्ष के साथ साथ आप उसी जमीन पर बचे हुए भाग में दूसरी फसल भी लगा सकते हैं।
यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। बस ध्यान यही रखना होगा कि उन फसलों का चुनाव करें जिसकी जड़ें ज़्यादा अंदर नहीं जाती हो। साथ ही साथ अंतर्वर्ती फसलों के लिए अलग से पोषक तत्व का उपयोग भी कर सकते हैं। आइए, आम के साथ साथ आप उसमें बचे हुए भूभाग पर किन किन चीज़ों की खेती कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से। अब आपकी ज़मीन में जो बाग लगे हैं उसके 2 पौधों के बीच की जो दूरी है वो खाली है। उसको इसी तरह से यदि आप छोड़ देंगे तो उससे आपको लाभ क्या होगा? तो एक इकाई से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फसलोत्पादन कर सकें, चाहे उसमें आप सब्जियों को लगा लें, कोई अंतर्वर्ती दूसरी फसल लगा लें जिसकी कि जड़ें काफ़ी गहरी नहीं जाती हों, छिछली जड़ें हों, ताकि आपके वहाँ जो पोषक तत्व वर्तमान में उपलब्ध है उस बागों के ज़मीन में उसका ह्रास कम हो। और जब भी आप अंतर्वर्ती फसल लेते हैं तो उसके लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन अलग से करना है, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। और वैसा यदि आप किसान भाई नहीं करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। और आज तो ज़माना आ गया है कि आप अपने बागों में जितना अधिक से अधिक चीज़ उत्पादित कर सकें उतना आपके बागों में जो उसकी मूल्यों की लागत है, जो आपको बाग लगाने में जितने पैसे लगे, और यदि दूसरे स्रोत से आपको वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वो तो बागों को लगाने में जो पैसे लगे उसमें ह्रास होगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो कम हो जाएगा और आप हमेशा उसमें लगे रहेंगे। और ऐसे यदि आप छोड़ देंगे, उसमें अंतर्वर्ती फसल नहीं लेंगे तो क्या होगा? उसमें वही खरपतवार का समावेश होगा। खरपतवार को ही आप विनाश करते करते परेशान हो जाएंगे और एक दिन आएगा कि आप कहेंगे कि दूर, इस तरह की बागवानी करने से तो अच्छा है कि कोई दूसरी ही फसल लेते। तो ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए बागवानी का जो नया रूप है उसको अपनाना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप इन अनुशंसाओं को बारीकियों से पालन करते हैं तो निश्चित ही आम के सफल बागवान कहलाएंगे और आपके आम आपके नजदीकी बाजारों में ही नहीं बल्कि दूर दराज तक के बाजारों में अपना छाप छोड़ पाएंगे और आप अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे।